आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन मई 2025 का पहला भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अब यूट्यूब पर हिंदी के अलावा इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कास्ट सेंसस। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि अक्टूबर 2026 से लद्दाख में और मार्च 2027 से पूरे भारत में जनगणना होगी। इस बार खास बात यह है कि इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। इसका मतलब लोगों की जाति से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सामान्य जातियों का डेटा भी जनगणना में लिया जाएगा। पहले केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा लिया जाता था। ये नया कदम इसलिए खास है क्योंकि इससे समाज की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। कई राज्यों जैसे बिहार और कर्नाटक ने अपनी जाति सर्वेक्षण किए, लेकिन इनमें एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी थी। मतलब उनके डेटा पर भरोसा करना मुश्किल था। जाति जनगणना अलग है क्योंकि ये संविधान के तहत होती है और इसका तरीका एक समान होता है। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। एक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा, साथ ही पुराना पेन और पेपर वाला तरीका भी रहेगा। इससे काम तेज और सटीक होगा। जनगणना क्या होती है? जनगणना हर 10 साल में होती है। ये देश के हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है, जैसे जनसंख्या, शिक्षा, नौकरी और सामाजिक स्थिति। भारत में ये 1881 से हर 10 साल में हो रही है, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से टल गई थी। कानूनी आधार क्या है? जनगणना संविधान के तहत केंद्र सरकार का काम है। इसे 7वीं अनुसूची के एंट्री 69 में रखा गया है। इसके लिए सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 कानून हैं। इनके तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को जनगणना का प्रारूप तैयार करने का अधिकार है, जिसमें जाति से जुड़े सवाल भी शामिल हो सकते हैं। जाति जनगणना की आवश्यकता। संवैधानिक आदेश। हमारा संविधान अनुच्छेद 340 में कहता है कि सरकार को एक कमीशन बनाना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे। जाति जनगणना इस काम में मदद करती है ताकि सही पिछड़े समूहों की पहचान हो सके। नीति निर्माण के लिए जाति का सटीक डेटा नीतियां बनाने में बहुत जरूरी है। इससे सरकार कल्याण योजनाएं और संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से कर सकती है। ओबीसी समूह कहते हैं कि उनके हिस्से के संसाधन अक्सर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनके आबादी और पिछड़ेपन का अपडेटेड डेटा नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई। जाति जनगणना से वंचित समूहों की पहचान आसान होती है, जिन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। साथ ही ये देखा जा सकता है कि ये नीतियां कितनी प्रभावी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि जाति पिछड़ा वर्ग तय करने का महत्वपूर्ण मानदंड है। कोर्ट ने आरक्षण नीतियों के लिए जाति आधारित डेटा की मांग की है। मराठा, जाट जैसे समूहों की ओबीसी आरक्षण की मांग को भी इस डेटा से सही तरीके से समझा जा सकता है। उपवर्गीकरण। जाति जनगणना से ओबीसी और अन्य समूहों को छोटे छोटे वर्गों में बांटा जा सकता है। इससे लाभों का बंटवारा और समूहों के बीच असमानता को ठीक किया जा सकता है। जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी के उपवर्गीकरण पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। राष्ट्रीय डेटाबेस की जरूरत। कई राज्यों के अपने अपने जाति सर्वेक्षण में एकरूपता की कमी है, इसलिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना जरूरी है। इससे डेटा आधारित शासन को बढ़ावा मिलेगा। जाति जनगणना से जुड़ी समस्याएं। डेटा की सटीकता और गलतियां। जब लोग अपनी जाति खुद बताते हैं तो गलतियां हो सकती हैं। कई बार सरकारी कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग न मिलने से भी डेटा गलत हो जाता है। उदाहरण 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दोहरे नाम और गलत वर्तनी की वजह से जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई, जिससे डेटा बेकार हो गया। जाति वर्गीकरण में असमानता। केंद्र और राज्यों की जाति सूचियों में अंतर होता है। जैसे कोई जाति एक राज्य में ओबीसी हो सकती है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं। उदाहरण, जाट हरियाणा में ओबीसी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। इससे डेटा में भ्रम होता है। राजनीतिक संवेदनशीलता। जाति डेटा से कुछ समूह आरक्षण की मांग कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक अशांति बढ़ सकती है। उदाहरण, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सेंट दर्जा की मांग की थी। पहचान की राजनीति। जाति डेटा से जाति आधारित राजनीति और बढ़ सकती है, जिससे समाज में बंटवारा गहरा सकता है। गोपनीयता की चिंता। डिजिटल तरीके से जाति डेटा इकट्ठा करने में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल साक्षरता कम है। आगे की राह समाधान।
परामर्श प्रक्रिया। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चाहिए कि वे शिक्षाविदों, जाति समूहों, राजनीतिक दलों और आम जनता से सलाह लें। इससे जाति जनगणना का तरीका सटीक और विश्वसनीय बनेगा। जाति डायरेक्टरी। सरकार को एक राष्ट्रीय जाति डायरेक्टरी बनानी चाहिए जिसमें सभी राज्यों की जातियों का मानकीकृत वर्गीकरण हो। कैसे करें? समाजशास्त्रियों या मानवशास्त्रियों की मदद से हर राज्य की जातियों की ड्राफ्ट लिस्ट बनाएं। इसे ऑनलाइन प्रकाशित करें और जनता से सुझाव मांगें। अंतिम लिस्ट केवल जनगणना कर्मचारियों को दें ताकि भ्रम न हो। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। जाति डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि दोहरे नाम या वर्तनी की गलतियां न हो। आधुनिक तकनीक जैसे एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके गलतियों को कम किया जा सकता है। आगे हम प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करेंगे। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि हाल के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है। इससे सांसदों को अपनी बात रखने का मौका कम मिल रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? कोई भी सांसद, चाहे चुना हुआ हो या मनोनीत, जो मंत्री नहीं है, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। अगर ऐसा सांसद कोई कानून का प्रस्ताव लाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इस बिल को तैयार करने की जिम्मेदारी उसी सांसद की होती है। कैसे काम करता है? बिल लाने से पहले सांसद को 1 महीने का नोटिस देना होता है। इसके लिए लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन की अनुमति चाहिए। अगर बिल चुना जाता है तो लोकसभा में हर शुक्रवार को आखिरी 2.5 घंटे इस बिल पर चर्चा के लिए रखे जाते हैं। राज्यसभा में हर दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2:30 से 5 बजे तक का समय दिया जाता है। पहला प्राइवेट मेंबर बिल 1952 का मुस्लिम वक्फ बिल, जिसे सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने पेश किया था। ये 1954 में कानून बना। प्राइवेट मेंबर बिल की महत्ता। नीतिगत नवाचार। पीएमबी सांसदों को नए विचार पेश करने का मौका देते हैं, खासकर उन मुद्दों पर जो सरकार नजरअंदाज कर देती है। उदाहरण 2019 का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक सांसद ने पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को काम के समय के बाद ऑफिस से जुड़े संदेशों से मुक्त होने का अधिकार देने की बात थी। सुधार की संभावना। पीएमबी पुराने कानूनों या नए उभरते मुद्दों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। उदाहरण 2014 का ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार बिल एक प्राइवेट मेंबर ने पेश किया, जिसने सरकार को बाद में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर अपना बिल लाने के लिए प्रेरित किया। पार्टी लाइन से बाहर अभिव्यक्ति। पीएमबी सांसदों को पार्टी दबाव से मुक्त होकर अपनी राय रखने का मौका देते हैं। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। जांच और संतुलन। पीएमबी सांसदों को वैकल्पिक नीतियां पेश करके सरकार को जवाबदेह बनाने का साधन है। प्राइवेट मेंबर बिल क्यों घट रहे हैं? व्यवधान। संसद में बार बार स्थगन और हंगामे की वजह से पीएमबी पर चर्चा का समय कम मिलता है। उदाहरण 17वीं लोकसभा 2019-24 में 729 पीएमबी लोकसभा में और 705 राज्यसभा में पेश हुए, लेकिन केवल लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 14 पर ही चर्चा हुई। प्रक्रियागत समस्याएं। पीएमबी पर चर्चा के लिए सालों लग जाते हैं क्योंकि समय सिर्फ 2 से 3 घंटे साप्ताहिक मिलता है। स्पीकर चेयरमैन की बिल स्वीकारने या खारिज करने की शक्ति पर राजनीतिक दबाव हो सकता है। संसाधनों की कमी। प्राइवेट मेंबर के पास शोध सहायता, ड्राफ्टिंग विशेषज्ञता या संस्थागत समर्थन नहीं होता, जो सरकारी बिलों को मिलता है। कम सफलता की धारणा। पीएमबी का पास होने का रिकॉर्ड बहुत कम है, जिससे सांसद इसमें मेहनत करने से हतोत्साहित होते हैं। उदाहरण आज तक केवल 14 पीएमबी कानून बने और आखिरी बार 1970 में ऐसा हुआ। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सरकार अपनी विधायी प्राथमिकताओं को तरजीह देती है, जिससे पीएमबी को नजरअंदाज किया जाता है। उदाहरण मार्च 2025 में सांसद शशि थरूर ने कहा कि सत्र में पीएमबी पेश करने का आखिरी मौका भी रद्द कर दिया गया। आगे की राह समाधान। प्रक्रिया को सुचारू करें। पीएमबी के लिए निश्चित और अखंडित समय तय करें, जैसे डिजिटल ट्रैकिंग और प्रक्रिया में संशोधन। इससे हर सत्र में कुछ बिलों पर चर्चा हो सके। नियमों में संशोधन करके पीएमबी का समय अन्य एजेंडा से प्रभावित न हो। शोध सहायता। यूके के पब्लिक बिल कमेटी की तरह एक शोध इकाई बनाई जाए जो सांसदों को मजबूत बिल ड्राफ्ट करने में मदद करे। संस्थागत तंत्र। एक समीक्षा समिति बनाई जाए जो पीएमबी की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता की जांच करे और सार्वजनिक महत्व के आधार पर चर्चा के लिए प्राथमिकता तय करे। यूके का 10 मिनट नियम मॉडल अपनाया जा सकता है, जहां सांसद छोटे बिल को संक्षिप्त भाषण के साथ पेश कर सकें। इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले अमर जैन बनाम भारत सरकार के बारे में बात करेंगे।
इस फैसले में कहा गया है कि समावेशी डिजिटल पहुंच अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच मौलिक अधिकार है। फैसले की मुख्य बातें। डिजिटल केवाईसी नियमों में बदलाव। कोर्ट ने आदेश दिया कि डिजिटल केवाईसी नियमों को संशोधित किया जाए ताकि एसिड अटैक पीड़ित या दृष्टिबाधित लोग बैंकिंग और ई गवर्नेंस सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कोर्ट ने 20 निर्देश जारी किए ताकि ई केवाईसी प्रक्रिया इनके लिए सुलभ हो। समानता का सिद्धांत। कोर्ट ने सब्सटेंटिव इक्वालिटी वास्तविक समानता के सिद्धांत को लागू किया। इसका मतलब है कि डिजिटल बदलाव सभी के लिए समावेशी और निष्पक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 21 का हिस्सा। डिजिटल पहुंच को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अटूट हिस्सा माना गया है। मतलब हर व्यक्ति को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का हक है। सरकार की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन, 14 समानता, 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार और 38 सामाजिक न्याय को बढ़ावा के तहत सरकार का कर्तव्य है कि कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए डिजिटल ढांचा सुनिश्चित करे। समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व। लोग आसानी से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। डिजिटल सेवाएं गांवों तक पहुंचेंगी। कमजोर वर्ग के लोग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं सभी के लिए सुलभ होंगी। हाशिए पर पड़े लोग विकास प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवॉर्ड्स। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड केस में कहा कि कोर्ट आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या धारा 37 के तहत कुछ खास परिस्थितियों में ही आर्बिट्रल अवार्ड्स को संशोधित कर सकते हैं। कोर्ट कब अवार्ड्स को संशोधित कर सकता है? जब अवार्ड को अलग किया जा सके, अगर अवार्ड का अमान्य हिस्सा वैध हिस्से से अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओमने माजूस कॉन्टिनेंट इन से माइनस सिद्धांत का हवाला दिया, यानी अवार्ड को रद्द करने की शक्ति में इसका कुछ हिस्सा रद्द करना भी शामिल है। लिपिकीय गणना या टाइपिंग गलतियां ठीक करना, कोर्ट ऐसी छोटी गलतियों को सुधार सकता है। पोस्ट अवार्ड ब्याज में बदलाव, कुछ मामलों में अवार्ड के बाद के ब्याज को संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत संविधान का अनुच्छेद 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है, लेकिन ये 1996 के अधिनियम के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। भारत में आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक वैकल्पिक विवाद समाधान तरीका है जिसमें मध्यस्थता और सुलह भी शामिल हैं। इसमें निजी तंत्र के जरिए विवादों को राष्ट्रीय अदालतों के बाहर सुलझाया जाता है। महत्व। कम टकराव वाला, लचीला और तेज प्रक्रिया, गोपनीय और प्रभावी। कानूनी ढांचा। आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम 1996 ये संयुक्त राष्ट्र के अनसेट्रल मॉडल लॉ 1985 पर आधारित है। धारा 34 एक उदास स्माइली कोर्ट में अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 37 कुछ मामलों में अवार्ड के खिलाफ अपील की जा सकती है। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। रोहिंग्यास एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू रेफ्यूजीज एंड डिपोर्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों की निर्वासन और रहने की स्थिति से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई में कहा कि यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर शरणार्थी कोई राहत नहीं मांग सकते। इसका मतलब है कि भारत में यूएनएचसीआर कार्ड को कानूनी मान्यता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों, विस्थापित समुदायों और स्टेटलेस लोगों की रक्षा करता है। महत्वपूर्ण बात, भारत 1951 शरणार्थी संधि और इसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत में शरणार्थियों और निर्वासन से जुड़े कानूनी प्रावधान। भारत में शरणार्थियों के लिए अलग कानून नहीं। भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। शरणार्थियों को विदेशी या एलियन की श्रेणी में रखा जाता है। शरणार्थी का दर्जा केस दर केस और द्विपक्षीय नीति के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी अधिनियम 1946। धारा 3 केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले और निर्वासित करे। उदाहरण, रोहिंग्या शरणार्थियों को अक्सर इस कानून के तहत अवैध प्रवासी मानकर हिरासत में लिया जाता है। सजा धारा 14A(b) के तहत 8 साल तक की जेल हो सकती है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920। धारा 5 केंद्र सरकार किसी भी विदेशी को जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है, देश से हटा सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 258(1) और 239(1) उदास स्माइली राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी ये अधिकार दिए गए हैं। रोहिंग्या म्यांमार के राखाइन राज्य के स्टेटलेस लोग हैं जो वहां नरसंहार और उत्पीड़न से भागकर भारत आए हैं। यूएनएचसीआर का अनुमान भारत में लगभग 14,000 रोहिंग्या यूएनएचसीआर के साथ पंजीकृत हैं और करीब 40,000 बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख 2017 मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत सरकार कोर्ट ने कहा कि भारत 1951 शरणार्थी संधि का हिस्सा नहीं है, इसलिए नॉन रिफाउलमेंट शरणार्थियों को खतरे वाले देश में न भेजने का सिद्धांत लागू नहीं होता। 2025 में कोर्ट ने कहा कि यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बाधारहित और विकलांगानुकूल फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इससे पैदल यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ रास्ते मिलने का हक मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को जीवन और निजी स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानूनी प्रक्रिया का पालन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना रुकावट और विकलांगों के लिए सुगम फुटपाथ का हक भी इसी में शामिल है। कोर्ट के निर्देश। सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होना जरूरी है और ये विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और उपयोगी होने चाहिए। फुटपाथ पर अतिक्रमण जैसे दुकानें, ठेले या अवैध निर्माण को हटाना अनिवार्य है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फुटपाथ की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनानी होंगी। पैदल यात्रियों के अधिकारों का महत्व। फुटपाथ होने से पैदल चलने वालों को सड़क हादसों से बचाव मिलता है। विकलांग लोग भी बिना किसी परेशानी के फुटपाथ का इस्तेमाल कर सकेंगे। शहरों में पैदल चलने की सुविधा बढ़ने से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। गरीब और कमजोर वर्ग जो पैदल चलते हैं उनके लिए ये बुनियादी जरूरत है। कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई में दिया जिसमें शहरों में फुटपाथ की कमी और अतिक्रमण की समस्या उठाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ न होना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम्स स्टेटहुड। मई 2025 में सिक्किम ने अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिक्किम का राज्य का दर्जा। 1974 में संविधान 35वां संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था जो अनुच्छेद 2A के तहत था। 1975 में संविधान अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, लेकिन 1975 में 36वें संशोधन ने अनुच्छेद 2A को हटा दिया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 3 अनुच्छेद 371F विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371F सिक्किम को कुछ विशेष प्रावधान देता है। ये प्रावधान सिक्किम की संस्कृति, परंपराओं और पुराने कानूनों की रक्षा करते हैं। उदाहरण, सिक्किम में जमीन के स्वामित्व और कुछ स्थानीय अधिकारों को विशेष संरक्षण मिलता है। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रियासत था जिसका अपना राजा चोग्याल था। 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद सिक्किम ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। इससे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र मजबूत हुआ और सिक्किम को भारत के विकास का हिस्सा बनने का मौका मिला। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नोनेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूले।